हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ दैट टॉपिक। ओके, हमने इससे प्रीवियस पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके पावर्स एंड फंक्शंस देखे थे, उसके बारे में हमने समझा था एंड बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। ठीक है, एंड आज जो है हम कवर करने वाले हैं कि ईसीआई दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या किया जा सकता है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम देखने वाले हैं दैट व्हाई इज ईसीआई सो इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया था, बट आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, इंडिया के अंदर इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है एंड सुपरवाइज करती है कि इलेक्शंस जो है वो जस्ट एंड फेयर तो है ना। ठीक है, तो वो सब चीजें इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ईसीआई की, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ईसीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज डेमोक्रेसी में इलेक्शंस मतलब बेसिकली पावर। बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों के पास पावर है। किस चीज की पावर है, टू मेक देयर गवर्नमेंट और टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट और टू चूज देयर गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर इलेक्शन ही फेयर तरीके से नहीं हो रहे होंगे, आपने पावर तो दे दी लोगों को डेमोक्रेसी बोल के, बट उस पावर को जो लोग हैं सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पे इलेक्शन फेयर ही नहीं। तो अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज है वो वोट्स को मैनिपुलेट कर सकती है कि वो ये बोल सकती है कि अच्छा हमारे तो इतने ज्यादा वोट्स आए थे, इतने नहीं थे। ठीक है, मतलब अपने वोट्स बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती है, या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो कम्पीट कर रहे हैं तो उनके वोट्स को वो कम कर सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है, वोट्स को मैनिपुलेट कर सकती है अगर इलेक्शंस फेयर ना हो तो, और या फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर ना करे कि इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये चीज ना हो तो ऐसे में जो है पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज कैन मैनिपुलेट वोट्स एंड जो रिच कैंडिडेट्स है वो वोटर्स को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, कि वो बोलेंगे कि हम आपको इतना पैसा देंगे या हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, मतलब कुछ लालच देंगे, एंड वो कहेंगे कि फिर आपको क्या करना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वोट करना, मतलब पैसे देके वोटर्स को खरीदना यहाँ पर वो भी हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हो तो, और अगर इलेक्शन फेयर ना हो तो। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजल्ट्स को रिग कर सकती है। रिग करना मतलब बेसिकली क्या होता है कि अनफेयर मीन्स से जो है रिजल्ट को मैनिपुलेट करना, चीट करना, या कुछ ऊपर नीचे कर देना, रिजल्ट में कुछ गलत कर देना, मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है उसकी जगह उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर देना। तो दैट इज रिगिंग रिजल्ट्स मीन्स, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है एक अनफेयर मीन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई है कि अगर फेयर इलेक्शन ना हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है। नाउ अब ईसीआई क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि जो हर एक सिटीजन है उसका इक्वली वोट काउंट होता है, मतलब ईच पर्सन हैज अ इक्वल वोट वैल्यू। और यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता है कि वो इंसान स्लम में रहता है या किसी बड़े से पैलेस में रहता है, तो ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता उनकी वोट की वैल्यू। ठीक है, मतलब कोई इंसान रिच हो चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से या किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, बट लेकिन उसका जो वोट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, नो मैटर द इकोनॉमिक स्टेटस, द सोशल स्टेटस और द रिलीजियस स्टेटस टू विच ही और शी बिलोंग्स। तो यहाँ पे ये चीज करने से क्या होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, लोगों को ट्रस्ट होगा कि नहीं हमारे साथ जो है फेयरनेस हो रही है, हमारे साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, इलेक्शंस अगर हो रहे हैं, हमको पावर दी गई है टू चूज द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक्चुअल में वो पावर सही तरीके से हमें दी जा रही है। ऐसे नहीं केवल नाम के लिए पावर दे दी बट एक्चुअल में वो पावर का हम कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसी चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ट्रस्ट बिल्ड हुआ पब्लिक का इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली कि ईसीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है, टू एंश्योर फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस। ठीक है, एंड अगर ईसीआई ना हो या फेयर इलेक्शन ना हो तो क्या होगा, तो वो चीज भी हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस फेस्ड बाय ईसीआई, कि ईसीआई को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा ईसीआई इंपॉर्टेंट क्यों था, अब हम देखते हैं कि ईसीआई को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ईसीआई मीन्स फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अनफेयर यूज ऑफ मनी पावर,
कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में खर्चा करते हैं। वो या तो कोई उनको इंसेंटिव देंगे या कुछ ना कुछ रैली निकालेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, तो कुल मिला के अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन के लिए एंड बहुत बार उनको इंसेंटिव्स मतलब लालच देने के लिए कि वो हमें ही वोट करें, तो ऐसे में वो बहुत खर्चा करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा कैश दे देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं कि हम मोबाइल फोन्स बांट रहे हैं, या फिर कुछ और चीज़ें जो है वो दे देते हैं एज अ इंसेंटिव, ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे में ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उससे बहुत डिफिकल्टी होती है ये सारा ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में, बिकॉज ऑफकोर्स वो व्हाइट मनी से ये सारा एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, वो सारा एक्सपेंडिचर किससे होता है, उनके ब्लैक मनी से होता है। तो ऐसे में ईसीआई को जो है बहुत डिफिकल्टी होती है टू फुल्ली कंट्रोल द ब्लैक मनी इन इलेक्शन। तो ये एक चैलेंज था जो कि ईसीआई को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द इलेक्शन। उसके अलावा सेकंड चैलेंज आता है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उन कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती है बहुत बार जिनके सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, कि ऑलरेडी वो एक क्रिमिनल है एंड उसको बहुत बार एज अ कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है इन द इलेक्शंस। ठीक है, विद फेक डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है दैट इज फेस्ड बाय ईसीआई ड्यूरिंग द इलेक्शन। देन नेक्स्ट हमारा चैलेंज आता है दैट इज मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि ऑलरेडी पावर में होती है, जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी होती है, वो क्या करती है नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, मतलब कि वो आगे भी नेक्स्ट इलेक्शन में जो है उन्हीं की सरकार आए, उन्हीं की गवर्नमेंट आए, तो इसके लिए वो क्या करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, एड्स का, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करती है फॉर देयर ओन कैंपेनिंग, खुद की कैंपेनिंग के लिए, खुद के प्रमोशंस के लिए, खुद की रैलीज के लिए वो क्या करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल एड्स एंड रिसोर्सेज इनका यूज करती है। ठीक, एंड ये जो चीज है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एकदम अगेंस्ट है, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एड्स और कैंपेनिंग का यूज कर रहे हो तो ऐसे में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके बहुत अगेंस्ट है। सो अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है दैट इज फेस्ड बाय ईसीआई, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कमिश्नर अपॉइंटमेंट्स, कि जब कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, मतलब जब सीईसी या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सीईसी मतलब है चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, दैट इज द हेड। ठीक है, तो ये जो सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का रिस्क हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो फेवरेट है क्या पता मे बी उसे अपॉइंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है वहां पे, बिकॉज गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो पॉलिटिकल फेवरेटिज्म का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट आता है एक्यूजेशन ऑफ बायस, मतलब यहाँ पर लोगों को डर रहता है कि जो ईसीआई है वो एग्जीक्यूटिव की ज्यादा क्लोज हो रही है, दैट मीन्स जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, या जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर या जितने भी अदर ऑफिसर्स हुए, ठीक है, इनके अगर वो ज्यादा क्लोज हो रही है, कमीशन ऑफ इंडिया है वो अगर एग्जीक्यूटिव के ज्यादा क्लोज हो रहा है, तो ऐसे में फिर से वो वाली चीज हो सकती है कि वो क्या कर सकते हैं उन्हीं के फेवर में मे बी कुछ डिसीजंस ले, बायसनेस यहाँ पे बढ़ सकती है। बायसनेस मतलब भेदभाव, ठीक है, कि वो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट के कहने पे मे बी काम करे, इस वजह से यहाँ पे एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं ऑफ बायसनेस ऑन द ईसीआई। एक्यूजेशंस मतलब बेसिकली ब्लेम लगाया जाता है कि आप जो है मे बी भेदभाव कर सकते हो, कि अगर लोगों को लगता है कि ईसीआई ज्यादा क्लोज है एग्जीक्यूटिव के, तो ऐसे में वो उनके फेवर में कोई भी डिसीजन ले सकती है। एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज ईवीएम कंट्रोवर्सीज, कि जो ईवीएम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी मेल फंक्शनिंग पे बहुत बार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एंड इसकी वजह से पब्लिक का ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं कम होता जाता है, बिकॉज वो बोलते हैं कि एक मशीन है तो ऑफकोर्स ये मेल फंक्शन कर सकती है, मतलब कुछ गलत तरीके से काम कर सकती है या इसमें कुछ खराबी हो सकती है एंड इसकी वजह से मे बी वोट की काउंटिंग सही नहीं आई। तो बहुत बार इन सब चीजों पर भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं बाय द पब्लिक एंड इससे जो है पब्लिक का ट्रस्ट जो है रिड्यूस होता है। तो बहुत बार इन सब चीजों पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इलेक्शन की फेयरनेस को अफेक्ट करती है, बिकॉज इलेक्शंस फेयर होने के लिए इन सब चीजों का जो है कहीं ना कहीं कम होना जरूरी है। तो ये तो हमने देखा कि ईसीआई क्या चैलेंजेस फेस करती है, बट इन चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए या इन चैलेंजेस को बेसिकली कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो चीज अब हम देखते हैं।
तो सबसे फर्स्ट चीज तो हम ये कर सकते हैं कि लीगल पावर्स बढ़ा दी जाए ईसीआई की। दैट मीन्स अगर अभी देखें तो ईसीआई केवल वार्न कर सकती है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस कर सकती है किसी चीज के लिए कि अगर वो कुछ काम गलत कर रहे हैं तो ऐसे में उनको चेतावनी दे सकती है या फिर उनको एडवाइस कर सकती है, ठीक है। बट अब ईसीआई के पास ये पावर भी आनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को पनिश भी कर पाए अगर उन्होंने कोई भी रूल ब्रेक किया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं कि हम जो लीगल पावर्स है ईसीआई के अगर वो बढ़ा देंगे तो मे भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के फेयरनेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सेकेंड चीज हम ये कर सकते हैं दैट यूज मोर वीवीपैट्स विथ ईवीएम्स, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके साथ हम वीवीपैट का भी यूज करना स्टार्ट कर दे। मतलब वीवीपैट जो है आपके वोट का एक पेपर स्लिप दिखाता है। दैट मीन्स उस पेपर स्लिप पे बेसिकली लिखा हुआ आता है किसको वोट दिया गया है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वोट दिया गया है। तो अगर हम इनको हर जगह यूज करना स्टार्ट कर दे तो जो है ईवीएम पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ेगा, बिकॉज आप मशीन का भी यूज कर रहे हो साथ के साथ उस पेपर स्लिप का भी यूज कर रहे हो। तो ऐसे में कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि मशीन में कोई खराबी थी, बिकॉज वो पेपर स्लिप में भी कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का या पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए हम ज्यादा वीवीपैट्स का भी यूज कर सकते हैं विद ईवीएम्स, ठीक है। ईवीएम्स के साथ साथ वीवीपैट का भी हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिश्नर ट्रांसपेरेंट। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि जो सीईसी होते हैं, दैट मीन्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फेयर और ओपन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं जिससे ईसीआई ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी एंड कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट है कमिश्नर्स की वो ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। Then the next thing is keep ECI free from political pressure, कि ईसीआई को जो है फ्रीली वर्क करना चाहिए, नॉट अंडर एनी पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर वर्क नहीं करना चाहिए। उसको पूरी इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए उसके डिसीजंस में, उसकी फंडिंग में। तो वो सब चीज़ों की जो है पूरी इंडिपेंडेंस या पूरी फ्रीडम जो है किसको दी जानी चाहिए, ईसीआई को दी जानी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर ईसीआई पे नहीं होना चाहिए, सो दैट पब्लिक जो है ईसीआई पे और भी ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट अ कॉलेजियम टू चूज कमिश्नर्स, कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि एक ग्रुप ऑफ लीडर्स जो है जो कि डिफरेंट साइड से हो, दैट मीन्स वो पीएम भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं, अपोजिशन लीडर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके जो है एक ग्रुप बनाए, मतलब ये सारे लीडर्स का मिलके जो है एक ग्रुप बने एंड ये सब मिलके जो है सीईसी एंड ईसीस को जो है चूज करे। दैट मीन्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो इलेक्शन कमिश्नर्स है इनको ये सब मिलके चूज करे, ठीक है। तो इससे जो प्रोसेस होगा वो फेयर भी होगा और बैलेंस्ड भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या बोला कि कमिश्नर को जो है ये सारे लीडर्स का मिलके ग्रुप जो है वो चूज करना चाहिए, सीईसी या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यहाँ पर हमने बात करी कि इन चैलेंजेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हेल्थ डिपेंड करती है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स इलेक्शन कमीशन, कि कोई भी अगर कंट्री है वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वो जो डेमोक्रेसी है वो कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, वो डिपेंड करेगी कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन को कितना इंडिपेंडेंस आपने दे रखा है, ठीक है। अगर वहाँ का इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ना के बराबर है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ही ये कि लोगों के पास पावर होना टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट और टू चूज देयर गवर्नमेंट, ठीक है। बट अगर वहां पे इलेक्शन कमीशन ही डिपेंडेंट होगा तो इलेक्शंस फेयर होंगे ही नहीं। एंड अगर इंडिया को जो है एक रियल डेमोक्रेसी रहना है तो ईसीआई दैट मीन्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उसे एम्पावर्ड किया जाना चाहिए, मतलब और पावर्स कहीं ना कहीं उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये चीज़ हमने बात करी इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पर हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिला के हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने मेनली जो है ईसीआई का मीनिंग देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस भी इवन हमने डिस्कस करे। उसके बाद हमने चैलेंजेस क्या फेस करती है ईसीआई, वो चीज़ हमने देखी। ईसीआई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है regarding any point or any topic, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible.
एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.